हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस स्टडी क्लासेस। मेरा नाम है फाजिल और आज हम इस वीडियो में 10th क्लास सोशल साइंस का संसाधन एवं विकास का पार्ट 3 भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और 2 आपने अगर पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो पहले उसे देखें, फिर आप इसे पार्ट 3 को देखें। तो आज हम इसमें जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। इससे पहले हमने भू संसाधन पढ़ा और संसाधन एवं विकास के अंदर जो भी था उसे जानना था। तो ये तीसरा पार्ट है और इसमें हम जानेंगे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्योंकि मिट्टी, मृदा ये भी हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, तो यह भी एक क्या है, संसाधन। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि मृदा क्या होती है, कैसे बनती है और भारत में कितने तरह की मिट्टी या मृदा पाई जाती है। चलो शुरू करते हैं। मृदा संसाधन। तो मृदा की अगर मैं बात करूं, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो ये एक प्राकृतिक संसाधन और नवीकरण योग्य संसाधन है, मतलब ये बनती रहती है। अब ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मतलब बिना मिट्टी के कोई भी प्लांट वगैरह या पौधा वगैरह नहीं उग सकता, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे हम कह सकते हैं ये एक जीवन तंत्र है। ठीक है। तो ये पौधों के विकास का क्या है, माध्यम है। इसके बिना विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मतलब जब पौधे उगेंगे तो बहुत सारे जीव वगैरह और भी हम सब इस पर निर्भर होते हैं, इसलिए मृदा बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अब देखते हैं ये कैसे बनती है। तो ये बात सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा की अगर बात करूं तो जो हमारी पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी पे जो सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। तो उसके सबसे ऊपरी कुछ ही वहीं पर ये मृदा पाई जाती है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं। और इसे कुछ सेंटीमीटर बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो कुछ सेंटीमीटर बनने में से लाखों वर्ष लग जाते हैं। और मृदा बनने में बहुत सारी जो पदार्थ हैं, चीज़ें हैं या क्रियाएं हैं, वो अपना योगदान देती हैं। जैसे कि मृदा निर्माण में मुख्य कारक कौन कौन सा है, उच्चवच, जनकशैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय। ये मृदा बनने में बहुत ज़्यादा मुख्य कारक हैं। उच्चवच तो भारत की ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ऊंचा और नीचा एरिया पाया जाता है। कहीं पर पर्वत भी हैं, कहीं पर मैदान भी है उससे बहुत नीचा, तो ये भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ऊंचा नीचा मतलब उच्चवच। जनकशैल या जनक चट्टान या जनक शैल भी आप कह सकते हैं। तो जनक शैल वह शैलें होती हैं, जैसे कि जो चट्टान होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित को ही रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो जो आग्नेय शैल होता है ना, उनका जो मूल चट्टान होती है, जो पहले बनी है, उसी को जनक शैल कहते हैं। ठीक है, इसी के टूट फूट से ही मृदा बनती है। तो जनक शैल मतलब जो मूल चट्टान होती हैं उन्हें जनक शैल कहते हैं। जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ, क्योंकि मिट्टी में आपको पत्ते, बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी दिखते होंगे। तो और समय, टाइम, ये सब क्या है, मृदा निर्माण में मुख्य कारक हैं। सेकेंड, मृदा निर्माण में प्रकृति के अनेकों तत्व योगदान देते हैं। तो प्रकृति के अनेकों और तत्व इसमें क्या देते हैं, योगदान देते हैं। जैसे तापमान परिवर्तन, बहता जल, पवन, हिमनदी, ये सब इसमें क्या देते हैं, योगदान देते हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ से बनती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये बस याद रखना कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक क्या हैं और प्रकृति के तत्व कौन कौन से इसमें योगदान देते हैं। जैसे तापमान परिवर्तन, बहता जल आप जानती हैं, जल अपने साथ कितना रेत वगैरह बहुत सारी चीज़ें बहाकर लाता है अपने साथ। पवन के द्वारा भी मिट्टी उड़ती है। हिमनदी मतलब जो बर्फ़ होते हैं, ग्लेशियर पहाड़ों के, वो भी जब टूटता है वो भी अपने योगदान देता है। तो ये सब मृदा बनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। मृदा इस तरीके से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम भारत की मृदा के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें भारत की मृदा का वर्गीकरण क्या है कि भारत में अनेक प्रकार की उच्चवच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इस कारण ही भारत में क्या है, अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा देखते हैं क्या है। तो ये देश के महत्वपूर्ण मृदा है जो विस्तृत रूप से फैली हुई है। मतलब जलोढ़ मृदा क्या है, भारत की एक
लंबे चौड़े भूभाग पर फैली हुई है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल पर। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए। देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र में ये कहाँ तक फैली हुई है। तो पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। ये कैसे बना है? तो देखो, गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है पूरा उत्तरी मैदान। और इसके साथ उत्तरी मैदान, ये इसका कुछ हिस्सा राजस्थान और गुजरात तक भी फैला हुआ है। और पूर्वी तटीय मैदान भी इसका ही बना है कुछ भाग, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा, इससे ही बने हैं। अब डेल्टा क्या चीज़ होती है? तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक ज़मीन ही है जो नदी के मुहाने पे, जैसे नदी जब समुद्र या झील वगैरह में गिरती है तो वहाँ पर एक ज़मीन बन जाती है जिसे डेल्टा कहते हैं। ये त्रिभुज की तरह होता है, तो इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। तो ये पूरा हिस्सा किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से, ये पूरा क्षेत्र। अब कुछ इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात होते हैं। तो रेत तो आप जानते हैं रेत क्या होता है। सिल्ट को अगर मैं बात करूं, ये जो गाद होती है वो भी इसमें अच्छी अनुपात में होता है। और मृत्तिका मतलब ये बहुत ज़्यादा महीन कण होते हैं, मतलब ये सिल्ट से भी बहुत महीन होते हैं। फिर सिल्ट, फिर उससे ऊपर आता है रेत। तो मृत्तिका जिसे हम चिकनी मिट्टी कह देते हैं, तो उसके ये अच्छे खासे अनुपात होते हैं जो इसकी उपजाऊ को अच्छा खासा बढ़ाते हैं। इसके बाद इसकी और खासियत क्या है? ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है, तो हमने पहले ही देख लिया था। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना होता है, जो गन्ने, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों के लिए उपयुक्त है। मतलब इसमें ये सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो गन्ने, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन की फसलों के लिए क्या है? अच्छा माना जाता है। अब क्या है कि मृदा को आयु के आधार पर, जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार होते हैं, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। तो खादर क्या है? खादर होता है नया जलोढ़, मतलब नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। और बांगर क्या है? तो बांगर मतलब पुराना जलोढ़। तो पढ़ते हैं खादर के बारे में। खादर ज़्यादा महीन कण होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा महीन कण होते हैं और ये बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ होती है। अगर मैं बात करूं, ये हर साल ये नई होती रहती है, मतलब नदियों के आसपास वाला क्षेत्र होता है और ये बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ होता है और इसमें बहुत ज़्यादा महीन कण होते हैं। खादर जो है ये कंकड़ अधिक होते हैं, मतलब, और इसमें कंकड़ अधिक होते हैं। खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है, मतलब नदी क्षेत्रों से दूर होता है काफ़ी एरिया, तो इसे बांगर कहते हैं। तो आयु के आधार पे से कितने भाग में बांटा गया है? खादर और बांगर। नेक्स्ट, तो हमने जलोढ़ मृदा के बारे में समझ लिया क्या होती है जलोढ़ मृदा। और सेकंड अब हमारी है काली मृदा। काली मृदा के बारे में अगर मैं बात करूं, काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं और काली कपास मृदा भी कहते हैं। काली मृदा क्यों? इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मृदा कहते हैं। और काली कपास मृदा या कपास मृदा भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसे कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और इसमें ज़्यादातर कपास की खेती ही की जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो इसका निर्माण लावा जनक शैलों से हुआ है। कहने का मतलब लावा, हमने जनक शैल पहले ही पढ़ लिया था। मूल जो पहली जैसे आग्नेय शैल होती हैं, जैसी लावा, वो जो चट्टान में बदलेगा वो क्या बनेंगी? सबसे पहले जनक शैल ही बनेंगे, फिर उनमें परिवर्तन हो गए, वो दूसरी चट्टानों में चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले जो मूल चट्टान का रूप होता है, मूल, उसे ही जनक शैल कहते हैं। तो कहने मतलब इसका निर्माण लावा शैलों से हुआ है। ये बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। मृत्तिका हमने पहले ही समझ लिया, बहुत महीन कणों वालों को मिट्टी को मृत्तिका कहते हैं, उससे ही ये बनी है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व इसमें होते हैं। लेकिन फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है। हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पर फास्फोरस की मात्रा होती है, पर इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है काली मृदा में। ठीक है, ये गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। आपकी किताब जो है भूगोल की, उसमें आप देखें एनसीईआरटी में कि उसमें चित्र दे रखा है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और आपने देखा भी होगा, खेत, बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं वो गर्मी के वजह से तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। आपने कभी ना कभी तो आपने खेती करते हुए या आपके होती भी हो खेती, तो वहाँ पे दरारें पड़ जाते हैं। पर काली मृदा की एक खासियत है कि इसमें दरारें गर्मियों में पड़नी ही पड़नी है, गहरी दरारें पड़ जाती हैं। गीली होने पर ये काली मृदा क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। जब ये गीली होती है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? चिपचिपी। तो इसे जोतना क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब इसमें क्योंकि हम चिपचिपी क्यों होती है? क्योंकि हमने पहले पढ़ा इसमें बहुत ज़्यादा महीन क्या होते हैं? कण होते हैं, मृत्तिका होती है। ठीक है, तो इसलिए चिपचिपी हो जाती है। तो इसलिए इसे जोतना थोड़ा हार्ड होता है, कठिन होता है। इसलिए इसकी जो जुताई है ना, जब मानसून, जब वर्षा स्टार्ट होती है, उसमें स्टार्टिंग में इसकी जुताई करनी होती है, बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब ये कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र,
मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी एरियो पर पाई जाती है। अब सौराष्ट्र क्या है, तो महाराष्ट्र के ऊपर वाला हिस्सा जो गुजरात का है उसे ही सौराष्ट्र कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ये गुजरात का जो इस तरीके से आपने, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा सौराष्ट्र है। फिर मालवा, तो मालवा का कुछ हिस्सा गुजरात में आता है और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग ये मालवा है। बाकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा ये दक्कन पठार, मतलब जो भी महाराष्ट्र वाला एरिया है यहाँ पर दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और इसका रंग लाल होता है। किसके कारण? लोह धातु के कारण। और इसका पीला रंग, पीला क्यों होता है? क्योंकि जल के कारण इसका पीला रंग होता है। और लाल जो रंग होता है वो लोह धातु के कारण होता है। ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर। पहाड़ी पद कौन से एरिया हैं? पश्चिमी घाट का जो पहाड़ों का सबसे निचला एरिया होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? पहाड़ी पद। तो उन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या कवर करा? मृदा संसाधन। मृदा संसाधन कैसे बनता है, इसके कौन से कारक हैं, प्रकृति के कौन से तत्व हैं, इसे बनने में कितना टाइम लगता है, तो हमने इसका पूरा कैसे बनती है और इसकी ये क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे पौधों का विकास इस पर ही होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पौधों का विकास होगा तो पौधों पे जीव, हम सब भी उसी पर निर्भर हैं, इसलिए से हम कह सकते हैं कि जीवन तंत्र है ये। अब ये हमने देखा, फिर हमने मृदा का वर्गीकरण देखा। भारत की जो हम बात करें, भारत में भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियों के जो अलग अलग प्रकार हैं, इसके कारण भारत में कई प्रकार की मृदा पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली, लैटराइट, मरुस्थलीय, वन मृदा। तो हमने 3 पढ़ी आज, जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लाल और पीली मृदा, और हमने तीनों के बारे में जाना अच्छे से। अब जो नेक्स्ट जो 3 मृदा या मिट्टी बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब आपका इस मृदा संसाधन पे और तीनों मृदा पे किसी भी तरीके से प्रश्न बने तो आप आसानी से उसको उत्तर दे सकते हैं। ये पूछे कि कौन सी मृदा में फास्फोरस की मात्रा कम होती है, तो काली मृदा में। इसका लाल रंग क्यों होता है या पीला रंग क्यों होता है, तो आप ये भी बता सकते हैं। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? खादर और बांगर, 2 हिस्सों में। और मृदा निर्माण की प्रक्रिया समझाएं कैसे कैसे, तो आप ये भी आसानी से बता सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।